नो सर। ओके 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 ठीक, ओके लेट्स स्टार्ट। तो बेटे कल हम जैसे कि डिस्कस कर रहे थे वो वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू एंड योर फ्रेंड गेटिंग इनटू द सेम स्कूल। दूसरा पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ यू एंड योर फ्रेंड गेटिंग इनटू, सॉरी सेम स्कूल बोल दिया। एक बीट वन में दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ यू एंड योर फ्रेंड गोइंग इनटू द सेम सेक्शन। दूसरा बीट में दिया था यू एंड योर फ्रेंड गोइंग इनटू टू डिफरेंट सेक्शंस, राइट, आई मीन द डिफरेंट सेक्शंस। और उसमें हमने जानबूझकर सेकंड बीट आपको पूरा कॉम्बिनेशन लगाए कॉम्प्लिकेट करके समझाया ताकि आप उस मेथड को भी समझ पाओ। लेकिन उसका और एक इजी मेथड है कि आप अगर एक बार बीट वन निकाल दिए, बीट वन का वैल्यू निकाल दिए, बीट टू का वैल्यू निकालने के लिए आपको उस वन से माइनस करना पड़ेगा। बेटा आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कि ई एक इवेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या होते हैं कि दोनों कभी साइमल्टेनियसली अकर नहीं होंगे। मतलब अगर ई अकर होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट अकर नहीं होगा, और अगर ई कॉम्प्लीमेंट अकर होगा तो ई अकर नहीं होगा। दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। और दूसरा बात क्या है बेटा, दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस है। मतलब ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए कि ये दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, ये दोनों में से एट ए टाइम कोई एक होगा, दूसरा नहीं होगा। हमेशा ऐसा होना चाहिए, याद रखो। एक इवेंट एंड उसका कॉम्प्लीमेंट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, दोनों में से पक्का कोई एक होगा, दूसरा नहीं होगा, पक्का 100%। नहीं तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट वो नहीं है, याद रखो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सपोज हम डाई रोल करते हैं, एक इवेंट है, नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, लेस देन 4 अपीयर्स, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हम क्या लिखते हैं, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 अपीयर्स, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 अपीयर्स। यस। आप अगर गलती से लिख दो तो कोई नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स तो गलत हो जाता है। ऐसा क्यों बेटे, वो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगी। क्योंकि बेटा अगर आप खाली बोल देते हो नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स तो क्या हो जाता है कि हो सकता है अगर आप डाई रोल किया और अगर 4 आ गया तो ना तो उस टाइम में आपका इवेंट ए अकर होगा, ना तो इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट भी अकर होगा, दोनों में से कोई भी अकर नहीं होगा। मानो आप अगर ऐसा लिख देते हो, जो कि गलत है, जो कि गलत है, इट इज रॉन्ग। अगर आप लिख देते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, तो इसमें क्या गलती हो जाता है ना बेटे, देखो ना, ये ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट मतलब डाई रोल किए और अगर आप 4 आ गया तो ना तो आपका ए अकर होता है क्योंकि 4 4 से छोटा नहीं है, ना तो आपका ये भी अकर होता है क्योंकि 4 4 से ग्रेटर भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों में से कोई भी अकर नहीं हो रहा है। जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर परफॉर्म होगा और दूसरा परफॉर्म नहीं होगा, दूसरा अकर नहीं होगा। तो दिस इज रॉन्ग। तो करेक्ट क्या है बेटे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 अपीयर्स। मेरा समझ रहे हो? तो इसमें सारे, इसमें कौन से आउटकम आ जाएंगे, 1 2 3 जो कि 4 से छोटे हैं। इसमें कौन से आउटकम आ जाएंगे, 4 या फिर 4 से बड़े, 4 5 6। और बेटे हम अगर ये दोनों को यूनियन कर दें, आप देख सकते हो इधर क्या होता है बेटे, इंटायर सैंपल स्पेस मिलता है 1 2 3 4 5 6। तो ये होना चाहिए, दोनों का यूनियन पूरा सैंपल स्पेस जाना चाहिए। अगर खाली ग्रेटर देन 4 लिख देते हो बेटे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 6 आता है और दोनों को यूनियन करने से सैंपल स्पेस नहीं मिलता है उस टाइम पर। तो याद रखो, दोनों को यूनियन कर सैंपल स्पेस मिलना चाहिए और दोनों ऑब्वियसली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। मैं यही बताना चाह रहा था। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बीट 1 में आपको पूछा था कि द इवेंट दिया था कि टू यू एंड योर फ्रेंड बीइंग इन द सेम सेक्शन, यू एंड योर फ्रेंड बीइंग इन द सेम सेक्शन, और इसका प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दिए थे। बीट 2 में पूछा था, एक इवेंट दिया था यू एंड योर फ्रेंड, यू एंड योर फ्रेंड गोइंग टू और गोइंग इनटू डिफरेंट सेक्शंस।
तो आप अगर गौर करो कि ये दो इवेंट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। मुझे कैसे पता चला ये दोनों इवेंट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि देखो भाई, कैसे मुझे पता चला? एक तो ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, वो तो पता चलता है क्योंकि ये सारे आउटकम में आप और आपके दोस्त सेम सेक्शन में होंगे, लेकिन ये सारे आउटकम में आप और आपके दोस्त डिफरेंट सेक्शन में होंगे। तो ऑब्वियसली दे आर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, राइट? दे आर सेम नहीं है, मेरे को समझो, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप और Yes. आपके दोस्त सेम है, इसमें आपके आपके दोस्त दो अलग अलग सेक्शन में। तो ये दोनों एक दूसरे का एक्सक्लूसिव है। दूसरी बात है, ये दोनों एग्जॉस्टिव भी हैं, क्योंकि बेटे अगर आप और आपके दोस्त सेम सेक्शन में नहीं होंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंट सेक्शन में होंगे। उसी तरह अगर आप और आपके दोस्त डिफरेंट सेक्शन में नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सेम सेक्शन में होंगे। मतलब यहाँ पर ये दोनों इवेंट एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सॉरी, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दूसरा दोनों का यूनियन भी सैंपल स्पेस है, क्योंकि इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप और आपके दोस्त सेम सेक्शन में भी नहीं है, डिफरेंट सेक्शन में भी नहीं है, तो है कहाँ पर? हाँ, आप तो आप वही 100 बच्चों में से आप है ना। तो बेटे ये दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस भी होगा और ये दोनों का इंटरसेक्शन 5 भी होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, आपको पता चल जाना चाहिए। दे आर एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर, मैथमेटिकल अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो बेटा अगर मुझे बी का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, एक्चुअली बी यहाँ पर क्या बेटे, ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं सिंपली 1 से ए का प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा तो मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। या फिर अगर आप बी का प्रोबेबिलिटी पहले निकाल देते हो तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस करने से मिल जाएगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, राइट? क्लियर? Yes, sir. अच्छा ठीक है, आगे चले बेटे, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, लेट मी इरेज दिस। अच्छा, अभी आते हैं बेटे सीक्वेंस सीरीज पर, ठीक है? मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, सीक्वेंस सीरीज शुरू करने से मतलब क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो लास्ट क्लास में हमने इन्फानाइट जीपी जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, वो कॉन्सेप्ट आप यूज कर पाओ रियल लाइफ में, इसीलिए हम उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस भी करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? 2 क्वेश्चंस अभी उसी के ऊपर करेंगे, उसके बाद हम मिसलेनियस पे उतरेंगे। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, अच्छा Yes, sir. Yes, sir. ओके। आपको बेटे याद Yes, होगा sir. हाँ, आपको बेटे याद होगा इन्फानाइट जीपी का 2 केसेस हमने पढ़ रखे थे। पहला केस पढ़ रखे थे कि अगर आपका जो कॉमन रेशियो जीपी का, इन्फानाइट जीपी का अगर कॉमन रेशियो का मॉडुलस अगर 1 या फिर 1 से ज़्यादा होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसको और क्या बोल सकते हैं कि आर का वैल्यू -1 से -1 या फिर -1 से कम हो रहा है, या फिर 1 या फिर 1 से बड़ा हो रहा है। बेटे आपको याद होगा हमने आपको जब लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा रहे थे तो समझा दिया था कि मॉडुलस ऑफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए का क्या मतलब है कि आर इज लेस देन और इक्वल टू -a और आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, मतलब आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब आर का वैल्यू अगर -1 या फिर -1 से छोटा होता है, या फिर अगर आर का वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ा होता है, तो आर का मॉडुलस 1 या फिर 1 से बड़ा होगा, राइट? ये पढ़े थे उस टाइम पर। तो ये केस था जीपी में कि अगर कॉमन रेशियो का मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ रहा था, और दूसरा केस पढ़े थे कि अगर कॉमन रेशियो का मॉडुलस लेस देन 1 आ रहा था। और कॉमन रेशियो का मॉडुलस लेस देन 1 आने का क्या मतलब है कि आर का वैल्यू -1 से बड़ा होगा एंड 1 से छोटा होगा। अगर आपका जीपी का कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है, अगर ये दोनों नंबर के बीच में है, तो जीपी का सॉम हम दूसरे तरह से निकाले थे। Sir, हाँ, यस sir, then R is equals to definitely be 0, na? आर इज इक्वल टू Sir, 0. no yes, one more thing, r cannot be equal to 0, that you must keep in mind। कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं होता, ये तो आप सबको पता है, राइट? कॉमन रेशियो को 0 हम नहीं करते, Yes, sir. राइट? Yes, sir. हाँ, क्योंकि कॉमन रेशियो को 0 कर देने से क्या होगा कि अगर फर्स्ट टर्म आप कोई किसी का 1 ले आते हो और कॉमन रेशियो 0 लेते हो, तो सेकंड टर्म को 0 करना पड़ेगा, थर्ड टर्म को 0 करना पड़ेगा, ऐसे 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉमन रेशियो ऐसे भी कैलकुलेट करते हो कि सेकंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म इज कॉमन रेशियो, थर्ड टर्म डिवाइडेड सेकंड टर्म इज कॉमन रेशियो, तो 0/0 अनडिफाइंड हो जाता है। हाँ, तो कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता, यू मस्ट कीप इन माइंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वहाँ -1 एंड 1 से 1 के बीच में अगर होता है, ठीक है, बस।
तो ये पहला वाला केस में क्या होता है कि इन्फाइनाइट जीपी का सॉम इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी होता है। जैसे कि मैंने याद दिलाया था कि अगर एक जीपी हम लेते हैं सपोज 1 2 4 8 16 इन्फाइनाइट जीपी, और इसका अगर सारे टर्म को ऐड करते हैं और ये इन्फाइनाइट जीपी है, मतलब ये कहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये सारे टर्म जब ऐड करोगे तो आपको जितना आप आगे चलोगे, जितना आप टर्म्स आगे आगे लेते जाओगे, उतना वैल्यू बड़ा होता जाएगा। मतलब ये डाइवर्स कर रहा है, मतलब इसका वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। तो ये हमारा कोई भी काम का नहीं है, ये हमारा कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देता है। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, लेकिन अगर आपका जो कॉमन रेशियो का मॉडुलस 1 से छोटा होता है, मतलब आपका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होता है, जैसे कि एग्जांपल सपोज आपका कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 1/2 है, या फिर 1/10 है, या फिर -1/2 है, मतलब -1 1 के बीच में अगर आपका आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 0.1 0.001 0.001 डॉट डॉट। अगर ऐसा एक इन्फाइनाइट जीपी लेते हैं, हालांकि देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन हम जब हम उनको ऐड करते हैं बेटे, एक मोमेंट ऐसा आता है उसके बाद ये जीपी का सॉम मतलब बहुत ही कम इंक्रीज करता है, इतना कम इंक्रीज करता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और नेग्लेक्ट करके हम बता सकते हैं कि इन्फाइनाइट जीपी का सॉम लगभग अप्रोक्सीमेटली a/1 - r आएगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटा? पढ़ाया था मैंने, याद है कि अगर आपका r का मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, तो इन्फाइनाइट जीपी का सॉम इतना आएगा। क्लियर? तो यस सर। तो इसी को लेकर क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसी को लेकर क्वेश्चन करते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको पूछूं कि π/2 प्लस π/4 प्लस π/8 प्लस π/16 ऐसे करके डॉट 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 3 लिखने से काम चल जाता है, पैटर्न आपको पता चल जाता है। डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये कहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा है जीपी, आगे चलता जाएगा इसी पैटर्न से। तो इसका वैल्यू क्या है अगर मैं जानना चाहता हूँ? अच्छा, मुझे बता सकते हो ये कि जीपी है कि नहीं, पहले बता सकते हो? इज दिस अ जीपी और नॉट? यस सर जीपी। हाँ, इसका फर्स्ट टर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है? π/2 है ना। यस सर। और इसका कॉमन रेशियो को क्या दिखाई दे रहा है बेटे? चेक करो 1/2 1/2 है ना। 1/2 हर टर्म में 1/2 मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तो कॉमन रेशियो यहाँ पर 1/2 है। और 1/2 का वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन होता है, राइट? तो मतलब आपका जो कन्वर्जिंग वाला फॉर्मूला लगेगा कि अगर आपका कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 से 1 के बीच रहता है, तो सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू a/1 - r फॉर्मूला, राइट? यस सर। और a क्या है बेटे? π/2/1 - r। r क्या है बेटे? r इज 1/2। तो π/2/1 - 1/2 कितना होगा बेटा? 1/2। तो π/2 इंटू डिवाइड कर दे, ये डिवीजन हुआ है 1/2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/1। अरे मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। तो कितना आ रहा है बेटे? पाई। मेरे बात समझ रहे हो? पाई। यस। तो बेटे देखो, हालांकि ये सुनने में अजीब लग रहा है, सही बात है, जब कोई जिसको इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट पता नहीं है उसको ये सुनने में अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे हुआ, मैं तो इन्फाइनाइट टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ, आगे तो चलता जा रहा है, आपको कैसे पता चला ये एग्जैक्ट पाई होगा? बेटे देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर इक्वल सिंबल दे रखा है, लेकिन एक्चुअली में दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लगभग इतना वैल्यू आ जाएगा। और आगे चलकर ये पाई पॉइंट है 0.0000000, तो मैंने इतना पाई से इतना छोटा, मतलब कम रेट में इसका वैल्यू बढ़ेगा आगे चल के, हम बोल सकते हैं कि हाँ, सबको ऐड कर देने से पाई हो जाता है। क्लियर? बस इतना, इसको याद रखो बेटे, एंट्रेंस में काम आएगा, 12th में भी इसके रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन अगर होगा तो उसको कर पाओगे। ओके, आगे चले बेटे। लेट मी इरेज इट, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? ओके, ठीक है, ओके। यस सर। और इसी को लेकर और एक क्वेश्चन हम करेंगे बेटे। आप सबको याद होगा, हमने पढ़े रखे स्कूल में 9th क्लास में आई थिंक कर रखे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना सीखे थे। भाई आप सबको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए बेटे कि रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, रैशनल, इरेशनल।
कोई भी रैशनल रियल नंबर को हम दो टाइप के डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक टाइप का डेसिमल नंबर आता है टर्मिनेटिंग, दूसरा टाइप का आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। एक सेकेंड रुको, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो कोई भी रैशनल नंबर को अगर डेसिमल में एक्सप्रेस किया जाए या तो टर्मिनेटिंग में होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर देगा। लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि पाई हुआ, √2 हुआ, इनको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मेरा समझो, ये ना तो टर्मिनेट करते हैं ना तो रिकर करते हैं, चलते जाते हैं। मेरा समझ रहे हो बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इतना समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. हाँ। तो बिल्कुल उसी तरह अगर मुझे अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दिया जाए तो मैं उसको उसका रैशनल नंबर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल उसी तरह अगर मुझे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, सपोज मुझे दिया गया 0.2 बार, मतलब क्या होता है इसको, ये क्या होता है 0.2222 ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं पर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन रिकरिंग है, मतलब 2 कंटिन्यू करेगा, 2 चलता रहेगा। तो इस टाइप के डेसिमल नंबर को भी हम उसका रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना सीखे थे स्कूल में, राइट। x इज इक्वल टू 0.2 बार, फिर 10x ले रहे थे, 10x माइनस x 9x करके कर रहे थे, याद है ना भाई? हाँ। लेकिन अभी वही 0.2 बार को हम ये जो अभी मेथड पढ़े इनफाइनाइट जीपी, ये कॉन्सेप्ट लगा के इसको हम रैशनल नंबर का वैल्यू में एक्सप्रेस करेंगे, इसका रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो बेटे देखो, मुझे बात बताओ बेटे, x इज इक्वल टू 0.2, जिसका रैशनल नंबर वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, मतलब रैशनल नंबर इसका क्या है, जिसको हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो 0.2 बार आता है। अच्छा बेटा, एक्चुअली में 0.2 बार एक्चुअली में असलियत में है क्या? 0.222222 डॉट 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 डॉट, राइट? Yes sir. अच्छा, isn't this also equal to 0.2 plus 0.02 plus 0.002 plus 0.0002 डॉट 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 इनफाइनाइट तक? Yes sir, it forms it. हाँ, ये भी कभी खत्म नहीं होगा, इट विल गो ऑन इन्फिनिटली, ये कभी कहीं पर खत्म नहीं होगा, 2 चलता रहेगा इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक गया है। उसी तरह अगर हम ये सारे इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर दें, यही नंबर तो हमें मिलेगा। मेरे बात समझ रहे हो? देखो, आप ऐड करो ना भाई। अरे कितनों को समझ में नहीं आ रहे भाई? अरे सबका ऐड करोगे तो 0 पॉइंट देखो 2, ये 2 ऐसे चलता जाएगा ना। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो? Yes sir. Yes sir. Yes sir. हाँ, जब तक आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं बोलता रहूँगा, रिपीट करता रहूँगा, तो क्लास वेस्ट हो जाता है। तो रेस्पॉन्ड करो। अच्छा ठीक है, इतना समझ गया। अच्छा, तो बड़ी ये कि जीपी समझ में आ रहा है? यदि से जीपी, Yes sir. Yes sir. बस इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटे? 0.2. 0.2. इसका कॉमन रेशियो क्या देख रहे हो? So 1/10. 1/10 दिखाई दे रहा है सबको? 0.1. 0.1 या फिर 1/10 सबको दिखा रहे हैं क्लैरिटी के साथ बेटे? Yes. Yes sir. Yes sir. ये लिखा है 2/10, ये क्या लिखा है बेटा? 2/100। देखो 1/10 मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है ना, तो कॉमन रेशियो इज 1/10, दैट्स इट। Yes. और देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हियर। तो ये जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स को अगर मैं ऐड करूं और मुझे दिखाई देता है कि कॉमन रेशियो यहाँ पर 1/10 है, जो कि -1 और 1 के बीच में है, तो मतलब ये जीपी जाके आगे कन्वर्ज करेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटे? ये इनफाइनाइट टर्म्स को अगर ऐड कर दे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a बाई 1 plus r. 1 माइनस r। 1.2. तो a 0.2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/10। अरे समझ में आ रहा है? तो 1 माइनस 1/10 कितना होगा बेटा बताओ? 9/10 है ना? कितना होगा? 9/10. 9/10। Yes sir. तो 9/10, सॉरी, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 9/10, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10/9। अरे समझ रहे हो ना? 0.2 इंटू 10 क्या होगा बेटा? 2/9।
बेटे आपको पता होगा ना कि इसका रैशनल एक्सप्रेशन 2/9 होगा, पता है ना इसको? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो इसको हमने इन्फाइनाइट जीपी में भी निकाल दिया, राइट? स्कूल में कैसे निकालना सीखे थे? अच्छा, कितनों को समझ बिल्कुल नहीं है? सबको समझ में आया? तो स्कूल में कैसे Yes, sir. स्कूल में कैसे सीखे थे बेटे कि लेट x इज इक्वल टू 0.2 बार, मतलब 0.2222 डॉट 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 डॉट। तो 10x क्या होगा बेटे? खाली डेसिमल और एक शिफ्ट हो जाएगा राइट को, तो 2.222222 डॉट 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 डॉट। तो बेटा अगर हम 10x से x माइनस करते हैं तो 2.222 डॉट 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 माइनस 0.22 डॉट 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 डॉट। तो बेटा देखो ये डेसिमल के बाद ये जो 2 ये डेसिमल का 2 एक कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, खाली 2 माइनस 0 2 बचेगा। मेरे बात समझ रहे हो? याद है? यस सर। तो 9x इज इक्वल टू 2, तो x कितना होगा ना? 2/9 सुना पड़े थे। इधर से मिलता है ऐसा, इधर से भी मिलता है ऐसा। अरे समझ रहे हो बेटा क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. हाँ, ऐसे करके सर, कोई भी। सर। हाँ यस, सर ऐसे से क्यों हुआ s इंफिनिटी इज इक्वल टू 2/9? क्यों है मतलब? सर हम ऐड कर रहे थे, फिर से उसका रेशनल रिप्रेजेंटेशन से कहाँ से आ गया सर? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये जो आर्ट निकाल ये क्या है? दिस इज इटसेल्फ ये सर 0.222। जीपी। नो नो, दिस इज, हाँ जीपी दो, दिस इज इटसेल्फ दिस, इसी को एक्सपांड किया है ये, इसका एक्सपांशन है। मेरा समझ रहे हो? यही है ये, इसी को मैंने ऐसा लिखा, फिर इसको मैंने ऐसे लिखा, और दिस इज इनफाइनाइट जीपी, और उसका सम मैंने निकाला 2/9 आया, मतलब दिस इज, इसका वैल्यू ही 2/9 है। समझ में आया कि नहीं आया अभी? हेलो, यस सर, यस सर। yes, anybody has any doubt about this? No, sir. No, sir. Hello. इसी को इसी में कन्वर्ट किया गया, इसी को ही, इसी ये है ये, फिर ये है ये, इसका सम, इस सबका देखो क्रॉस दिया है बीच में, ये है ये 2/9, तो इसका वैल्यू 2/9 है। ठीक है? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड Yes, लेट्स sir. मूव ऑन। टेक द स्क्रीनशॉट, 1 सेकंड। हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट। डन डन। ओके, Yes, sir. ठीक, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो ये था इन्फिनिट जीपी, खत्म हो गया। अच्छा, दूसरा बात ये है कि सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स, ये भी फॉर्मूला हमने पढ़े थे, राइट? सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स, राइट? कि लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स, लेट कैपिटल A1 कॉमा कैपिटल A2 कॉमा कैपिटल A3 कॉमा डॉट 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 कैपिटल AN बी n अरिथमेटिक मीन्स, n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। अच्छा, क्या इसका मतलब होता है कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN BN अरिथमेटिक मीन्स? अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि A कॉमा ये जो अरिथमेटिक मीन्स A1 A2 डॉट A3 डॉट 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 AN, फिर उसके बाद में B ई जान ए P है ना, ये के P है, ठीक है ना? इसीलिए हम इनको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, बिटवीन A एंड B। तो ये अगर A B के बीच में इंसर्ट कर दिए तो ये हो गया A के A P। बेटा समझ में आ रहा है क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। फिर हमने और क्या पढ़े थे कि इसका ये जो n अरिथमेटिक मीन को अगर हम ऐड कर दें A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके n तक, अगर मैं खाली अगर अरिथमेटिक मीन्स को ऐड करता हूँ तो इसका वैल्यू क्या आता है बेटे? n/2 इंटू A प्लस B। अरे याद है, पढ़े थे? Yes, sir. Yes, sir. n/2 इंटू Yes, A sir. प्लस B। हाँ, अच्छा कैसे आता है? जरा बता सकते हो एक चीज़ मुझे बताओगे? लिसन, हमें इतना तक पता है कि A1 A2 A3 डॉट 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 N कॉमा B इज एन AP, राइट? और आपको मैंने पढ़ाया था ना, याद है ना, कि AP का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम जो होगा, फर्स्ट बिगिनिंग एंड एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम भी वही होगा। मतलब बिगिनिंग से सेकंड टर्म, एंड से सेकंड टर्म को ऐड करोगे भी यही वैल्यू आएगा, ये वैल्यू जितना आ रहा है।
बिगिनिंग से थर्ड टर्म एंड से थर्ड टर्म दोनों को ऐड करोगे यही वैल्यू आएगा ए प्लस बी। बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म एंड से फिफ्थ टर्म दोनों को ऐड करोगे यही वैल्यू आएगा। मेरे बात याद है भाई? तो Yes, इधर Yes, sir. तो इधर अगर ये एक एपी है तो A1 एंड AN को मैं अगर ऐड करूंगा जो कि बिगिनिंग एंड एंड से इक्वी डिस्टेंट है, A1 यहाँ पर क्या है बेटा, ये एपी का बिगिनिंग से सेकेंड टर्म, और AN क्या है बेटे, एपी का बिगिनिंग सॉरी एंड से सेकेंड टर्म। तो मैं अगर ये दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों का सम कितना होगा बेटे, ए प्लस बी के साथ बराबर होगा, राइट? yes, sir. अच्छा, मैं अभी क्या निकालने जा रहा हूँ, निकालने की कोशिश कर रहा हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट अप टू AN का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, क्या ये एपी है नहीं है क्या? A1 से लेके AN ये भी तो एपी है। अरे एपी का कोई भी सेगमेंट ले जाओ वो भी तो एपी है ना। ये एक एपी Yes. है, हाँ Yes, sir. हाँ, जैसे कि मैं अगर एक एपी लिखता हूँ 1 2 3 4, ये एक एपी है, राइट? एपी है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो 1, दिस इज एन एपी। ये एपी का कोई भी अगर मैं एक हिस्सा ले जाऊँ, सेगमेंट ले जाऊँ, वो भी तो एपी है। 3 4 5 ये भी तो एपी है, 2 3 4 5 ये भी तो एपी है। तो A1 से लेके AN तक ये भी एक एपी है। तो मैं अगर A1 से लेके AN तक ऐड कर रहा हूँ तो मतलब ये कि एपी का मैं कितने टर्म ऐड कर रहा हूँ बेटे, n नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर रहा हूँ। देख रहे हो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर रहा हूँ। अरे समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? Yes, Yes, sir. sir. Yes. हाँ, Yes, sir. तो एक एपी का फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होता है बेटे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। भाई याद है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, T1 प्लस Tn। मैं क्यों ए नहीं लिया, क्योंकि ए हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं दूसरे वजह से, इसका पहला वाला ही है। ठीक है, मेरे पास समझ रहे हो बेटे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Yes, sir. तो n/2, तो बेटे ये एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बेटे, A1 है। लास्ट टर्म क्या है भाई, AN है। देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. और अभी तो हमें पता चला था ना भाई, A1 प्लस AN इज ऑल्सो इक्वल टू A प्लस बी। अभी निकाले थे, ये देखो इधर इधर ही निकाले भाई, इधर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो इसी से डायरेक्ट डेरिवेशन हो गया कि अगर ये एन अरिथमेटिक मीन को मैं ऐड कर दूं तो क्या वैल्यू निकल के आ जाता है ना, n/2 टाइम्स a प्लस बी। अरे समझ में आ रहा है क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो सवाल था, वो सवाल क्या था ना कि इफ सम ऑफ टू नंबर्स is 1 whole 2 whole 1/6, 2 whole 1/6, and if the sum of an even number of arithmetic means between them मतलब between these two numbers is greater than their number by unity मतलब 1, ठीक है ना? then find the number of arithmetic means। तो पहले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि देयर आर टू नंबर्स, कोई दो नंबर हैं और दो नंबर को ऐड करने से हमारा वैल्यू मिलता है 2 होल 1/6। मतलब ए भी मानो दो नंबर है और मैं दोनों नंबर को ऐड करता हूं तो वैल्यू आता है 2 होल 1/6, सॉरी, जो कि अगर हम रैशनल में कन्वर्ट कर दे तो कितना हो जाता है बेटा, 13/6, राइट? चेक कर सकते हो, 6 2 12 + 13। फिर उसने क्या लिखा ना, इफ द सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ एम्स अरिथमेटिक मीन्स। तो मतलब यहाँ पर हम क्या करें ना, ए बी ये जो दो नंबर है जिनका सम हमें दे रखा है, ये दो नंबर के बीच में हम इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का क्या मतलब होता है? जैसे कि 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना, 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना, 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना, 8 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना, 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना। इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, मेरे बात समझ रहे हो? लेकिन कितना कर रहे हैं हमें पता नहीं, बस इतना पता है कि जितना अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं वो एक इवन नंबर है, लेकिन वो पता नहीं कितना, नहीं पता। तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं और वो सारे अरिथमेटिक मीन का सम
वो सारे अरिथमेटिक मीन का सॉम क्या आता है ना, इज ग्रेटर देन देयर नंबर्स, मतलब जितने नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है, देयर नंबर्स मतलब किसका नंबर्स, अरिथमेटिक मीन्स का नंबर, जितने नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है, बाय यूनिटी, बाय 1। तो सीधा साधा ये मतलब है कि सम ऑफ ऑल दोज अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स प्लस 1। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो लेट नंबर, वही हमें पूछा है लास्ट को, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या है बताओ, तो उसी को ले आते हैं। लेट नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू n, मानो n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, वेयर n इज इवन, मानो हम n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं और n एक इवन नंबर है, मेरे बात समझ रहे हो, n इज एन इवन नंबर, ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ऑड भी होता है, इवन भी होता है, तो मानो n इज एन इवन नेचुरल नंबर। गेट माय पॉइंट सो फार? Yes, Yes, sir. sir. एंड लेट द एम्स बी, सारे जो अरिथमेटिक मीन है वो सब क्या है बेटे ना, a1 a2 a3 डॉट डॉट n अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question ये अरिथमेटिक मीन्स का सॉम इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, जो कि कितना अरिथमेटिक मीन है, n अरिथमेटिक मीन प्लस 1, क्योंकि उसने बोला है कि ये अरिथमेटिक मीन्स का सॉम इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बाय 1। तो मतलब नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन में अगर 1 ऐड कर दे तो ये मिल जाता है। मेरे पास समझ में क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. Yes. ओके। और मुझे पता है कि दो नंबर के बीच में अगर मैं n अरिथमेटिक मीन का सॉम निकालता हूँ तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, यहाँ पर n है तो n/2 इंटू जो दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया उनका सॉम, a प्लस b, अभी किए थे राइट? अरे समझ रहे हो, a Yes, प्लस sir. b। Yes, sir. Yes, sir. और कौन से जो दो नंबर के बीच में हमने मतलब अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो दो नंबर नहीं दिए हैं लेकिन उनका सॉम दे रखा है, हमें दे रखा है 13/6, वो दो नंबर का सॉम दे रखा है 13/6, जो दो नंबर के इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है बेटे, 13/6। क्लियर? Yes, sir. तो 13n बाई ये कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू n प्लस 1। बेटे 12 को क्रॉस कर दिया तो 13n क्या होगा बेटे, 12 है ना प्लस 12, तो बेटे 13n माइनस 12n कितना हो जाएगा 12, मतलब n इज इक्वल Yes, टू sir. 12। तो कितना अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए हैं भाई, 12 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया। अरे समझ रहे हो, ऑफ कोर्स 12 इज एन इवन Yes, sir. नंबर, 12 इज एन इवन नंबर। क्लियर? बस, Yes, sir. तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट। एक सेकंड, हाँ पूरा शुरू से ले जाओ, एक सेकंड एक सेकंड ना, इधर जूम इन कर लेता हूँ। पूरा ऊपर चलो, हाँ यस, टेक इट ले गए? अरे ले गए Yes. क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. ले जाओ इसको ले जाओ। डन, बस ओके, बस ये बस एक लास्ट चीज और जान लो, बताया था शायद, बता दिया था ये ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आपके एनसीईआरटी में नहीं है। जीपी का एक प्रॉपर्टी था, एक प्रॉपर्टी का जैसे बेटे एपी का ये प्रॉपर्टी है ना कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को ऐड करने से इतना वैल्यू आता है, बिगिनिंग एंड एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म का सॉम भी उतना आता है, राइट? बिल्कुल उसी तरह अगर मैं जीपी लेता हूँ, ठीक है, मैं जीपी ले रहा हूँ, जीपी ले रहे हैं सपोज 1 2 4 8 16 32 64 128, ये का जीपी है, मेरा देख रहे हो बेटे? सही है ना सब मल्टीप्लिकेशन? हाँ ठीक है। Yes, sir. हाँ, आपके सर थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करते वक्त तो गलती कर सकते हैं ज़्यादा, तो आप उस टाइम में आपको बता देना कि सर यहाँ पर गलती किए हैं, क्योंकि हैबिट नहीं है मल्टीप्लिकेशन हाथ में करने की, ज़्यादा हैबिट है कैलकुलेटर लगा देने की, ठीक है ना? बचपन में ज़्यादा बहुत जब हाथ में मल्टीप्लिकेशन करते तो कभी कोई गलती हो सकता है, तो बता देना। हाँ
बेटा अगर मैं ये जीपी का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ कितना वैल्यू आता है बताओ? 120। अच्छा, इसका सेकंड बिगिनिंग से सेकंड टर्म लास्ट से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कितना आता है? So 128. बिगिनिंग से थर्ड टर्म लास्ट से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कितना आता है? 4 into 32 4 ज़ा 2 8 4 ज़ा 2 Same. हाँ, तो बिल्कुल उसी तरह ये दोनों को ही मल्टीप्लाई करने से 128 ही आएगा। 8 ज़ा 6 48 8 मतलब क्या होता है बेटे, एपी का जैसे बिगिनिंग एंड एंड टर्म का प्लस मतलब सम इज ऑल्सो इक्वल टू कोई भी दो टर्म इक्वी डिस्टेंट टर्म का सम, बिल्कुल उसी तरह जीपी में बिगिनिंग एंड एंड वाला टर्म का प्रोडक्ट जो आएगा, बिगिनिंग एंड एंड से इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? वही आएगा। मेरा बात समझ बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इतना आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। तो इधर हम क्या लिख देंगे बेटे कि प्रोडक्ट ऑफ इन ए जीपी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट, अरे इक्विडिस्टेंट पढ़ पाओगे? इक्विडिस्टेंट पढ़ पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। बस टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट, डन। ओके, ठीक है, मैं यहाँ से खाली बताता हूँ, लिख तो दिया हूँ, खाली बता देता हूँ बेटे। हाँ सुनो, लिख तो दिया हूँ, खाली बता देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, तो क्या हम बोल रहे थे अभी कि अगर एक जीपी इन ए जीपी अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स आपको गिवन है तो तीनों टर्म को क्या लेते हो? ए बाई आर ए आर लेते हो, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि इनको प्रोडक्ट ऑफ करते तो आर कैंसिल हो जाता है और तुरंत ए का वैल्यू आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप ए आर स्क्वायर लेते हो तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन लेंदी होगा, इसलिए ये लेना सही है। ठीक है बेटे, बिल्कुल उसी तरह अगर एक एपी में सम ऑफ 3 टर्म्स आपको दिए गए हैं तो तीनों टर्म क्या लोगे बेटे? टेक दो 3 टर्म्स, ए माइनस डी ए प्लस डी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? बताया था भाई क्लास में। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, ऐसा लेने से क्या होगा कि अगर आप जैसे ये क्वेश्चन में देखते हैं, मैं ये क्वेश्चन को पूरा नहीं कर रहा हूँ, खाली आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। उसने बोला है कि एपी का 3 नंबर्स का मतलब 3 नंबर जो एपी में हैं उनका सम दे रखा है 24 एंड उनका प्रोडक्ट दे रखा है 440। तो पहला तो एपी का तीनों टर्म का सम उसने जो 24 दे दिया है, तो अगर आप वो 3 टर्म ए माइनस डी ए प्लस डी लेते हो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो तीनों टर्म का सम उसने 24 आपको दे रखा है। तो डी कट के 3a इज इक्वल टू 24, तो इधर से ए आपको 8 मिल गया, इधर से ही आपको ए डी जो दो अननोन में से एक का वैल्यू मिल गया, बाकी बचा डी का वैल्यू निकालना। डी का वैल्यू निकालोगे तभी जाकर ये तीनों टर्म का वैल्यू डिसाइड कर पाओगे। और उसके लिए और एक इक्वेशन हमें चाहिए जो कि हमें दे रखा है कि तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है 440, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये दे रखा है 440। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से ए का वैल्यू आपको मिल चुका है 8, तो ए का वैल्यू 8 डाल दोगे, डी का वैल्यू पता चल जाएगा। ए डी दोनों का वैल्यू मिलेगा बेटे, यहाँ पर डी का 2 वैल्यू मिलने वाला है, कॉमन डिफरेंट 2 वैल्यू मिलने वाला है, और दोनों के लिए 2 अलग अलग एपी का 2 मतलब 3 नंबर निकालोगे। मेरे बात समझ रहे हो? अगर डी इतना ए के साथ तो एपी क्या होगा, डी अगर इतना ए के साथ एपी क्या होगा। बेटे आधे बेटे पढ़ते। अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये वाला सवाल बेटे मैं आपको भी अब करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको इस सवाल में जितना समझाऊंगा उतना समझोगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ क्योंकि आपको फंक्शन नहीं पढ़ाया गया अभी तक।
फंक्शन पढ़ने के बाद आप फंक्शन को समझते हो, लेकिन अभी मैं जैसे समझा रहा हूँ इजी मेथड में, आप वैसे ही समझ लो, क्योंकि फंक्शन पढ़ेंगे। अभी इजी मेथड में खाली समझो। एफ एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन व्हाटएवर फंक्शन मैंने फिर भी आपको थोड़ा बहुत बताया था, फैक्ट्री की तरह होता है, कुछ इनपुट देता है कुछ आउटपुट देता है वगैरह वगैरह, व्हाटएवर हम फंक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसने बोला है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये क्वेश्चन नंबर कितना है बेटे? क्वेश्चन नंबर 7 है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। मतलब ये कैसा फंक्शन है, इसमें ऐसा हो रहा है, तो इसका क्या मतलब बताए ना, मतलब एफ ऑफ 4 प्लस 5 ये एक ऐसा फंक्शन है, एफ ऑफ 4 प्लस 5 अगर करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 5। बेटे इतना क्लैरिटी कैसे समझ में आ रहा है? मेरे बात समझ रहे हो बेटे? हेलो, यस सर। यस सर। बस Yes, sir. बस बोला ना बेटे, आप ना इसको पूरा कैजुअली समझो, पूरा फंक्शन के बारे में मत समझ, एफ क्या है, ब्रैकेट क्यों दिए हैं, ये क्या है, कच्छू नहीं समझना है बेटे, आप खाली बस देखो खाली। सच दैट इसने दे रखा है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, तो उसने आपको दे रखा है कि गिवन एफ ऑफ 1 का वैल्यू उसने आपको 3 गिवन दे रखा है, और बोला है कि सम ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 1 to n, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 to n, इसका वैल्यू आपको उसने दे रखा है कि 120, और आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालो। और आप सोच रहे होगे कि सीक्वेंस सीरीज से इसका क्या लेना देना, चलो देखते हैं। मुझे बेटे पहले एक चीज बताओ, लास्ट क्लास में ही मैंने आपको, लास्ट सीक्वेंस सीरीज क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो समेशन करके लिखते हैं ये क्या होता है, कि एक सीरीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। बेटे याद है, ये एक सीरीज का कॉम्पैक्ट फॉर्म है। यस सर। यस सर। बेटे समेशन एक्स इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है एक्चुअली में ना, एफ ऑफ बेटे यहाँ पर x के जगह पर आप 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर रखते जाओ और ऐड करते जाओ, बीच में प्लस साइन देते जाओ। x के जगह 1 डालो एफ ऑफ 1, फिर प्लस सीरीज है भाई, हाँ, फिर 2 डालो एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 बेटे प्लस प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा बेटे? हेलो, एफ ऑफ एन तक, एफ ऑफ एन। बेटे समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो, यस सर। यस सर। ओके। और ये इसका वैल्यू 120 उसने आपको दे रखा है, और एन का वैल्यू पूछा है, और क्या दे रखा है बेटे? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, मतलब इसका वैल्यू 3 दे दिया है, ठीक है। चलो, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू उसने आपको 3 दिया है, लेकिन एफ ऑफ 2 का वैल्यू तो नहीं दिया है, उसको तो आपको निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 3 का वैल्यू भी नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। देखो एफ ऑफ 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ? एफ ऑफ 1 + 1, 2 के जगह 1 + 1। Yes, sir. अरे सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। और यहाँ पर ये फंक्शन क्या करता है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये फंक्शन का काम यही है, गिवन था, गिवन ये गिवन है, मैं नहीं बना रहा हूँ, गिवन है। तो ऐसा हिसाब से तो एफ ऑफ 1 + 1 क्या होगा? एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। अरे समझ रहे हो? एफ ऑफ 1 3 है, Yes, तो sir. 3 इंटू 3 Yes, sir. 9, एफ ऑफ 2 आ गया 9। एफ ऑफ 3 क्या होगा भाई? एफ ऑफ 2 + 1। अरे समझ रहे हो? तो क्या होगा ये? एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 नहीं होगा? अरे 2 + 1 करेक्ट। यस Yes, सर। sir. एफ ऑफ 2 क्या है बेटे? 9। एफ ऑफ 1 क्या है बेटे? 3 27। अरे एफ ऑफ 2 9 निकला था। तो देख सकते हो बेटे, यहाँ पर अगर ये एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 को देखा जाए तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसमें कॉमन रेशियो खुद एफ ऑफ 1 है, 3 है। क्यों? देखो भाई, अगर आप एफ ऑफ 4 भी निकाल देते हो तो एफ ऑफ 4 कैसे निकलेगा? एफ ऑफ 3 + 1, मतलब एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 1। तो बस आप खाली इतना देखो कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालने के लिए मुझे एफ ऑफ 1 में एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई करना पड़ा, मतलब उसका प्रीवियस में फिर 3 मल्टीप्लाई, मतलब एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई करना पड़ा। एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकालने के लिए उसका प्रीवियस एफ ऑफ 2 में
फिर से f(1) मल्टीप्लाई करना पड़ा। f(4) का वैल्यू निकालने के लिए उसका प्रीवियस मतलब f(3) में फिर से f(1) मल्टीप्लाई करना पड़ा। मतलब ये कि जीपी आ रहा है एंड सो ऑन। तो बेटे अगर हम देखें तो f(1) प्लस f(2) प्लस डॉट 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 प्लस f(n) उसने आपको दे रखा है 120, राइट। f(1) का वैल्यू क्या है बेटे 3 है, इसका वैल्यू क्या है बेटे 9 है, फिर 27, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो बेटे ये एक जीपी देख सकते हो, इसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो 3 देख रहे हो बेटे, कॉमन रेशियो भी 3 है। Yes, sir. और मुझे जीपी में कितना टर्म बता सकते हो बेटे? ये फर्स्ट टर्म f(1), सेकेंड टर्म f(2), तो ये बेटा कितना टर्म हो रहा होगा? nth टर्म हो रहा होगा कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जीपी का अप टू n टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं जिसका वैल्यू 120 है। बेटा सबको समझ आ रहा है क्लैरिटी के साथ? हेलो Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो बेटे जीपी का फर्स्ट n टर्म्स को हम ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म इसका क्या है बेटे? 3 है, a इज इक्वल टू 3। कॉमन रेशियो क्या है बेटा इसका? वो भी 3 है, देख रहे हो। तो अगर एक जीपी का फर्स्ट n टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है बेटे? a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। अरे समझ रहे हो? व्हिच इज इक्वल टू 120 उसने दे रखा है, इसका सॉम 120 दे रखा है सॉम। a का वैल्यू कितना है बेटे बताओ? 3 है, राइट। Yes, sir. 3 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। बेटा 3 से काटोगे तो 40, तो 3 टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू बेटा 3 माइनस 1 कितना होता है बेटा? 2 होता है। 2 इंटू क्रॉस कर दोगे 40 के साथ तो 80 हो जाएगा। इधर 2 क्रॉस किया 40, 80, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 3 टू दी पावर n कितना हो जाएगा बेटा? 1 प्लस 80 81, और 81 3 टू दी पावर 4 होता है कि नहीं भाई? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो n का वैल्यू 4 आ गया कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. 3 टू दी पावर n इक्वल टू 3 टू दी पावर 4, तो n इक्वल टू 4। बस तो n का वैल्यू निकल गया ये क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ पूरा शुरू से ले जाओ Sir. ले गए? हाँ सॉरी, Done, sir. डन। अच्छा ले जाओ, डन, Done, sir. ले जाओ, डन, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अभी बेटे मैं आपको छोड़ूंगा, आप लंच वगैरह करने के, सॉरी लंच बोल रहा हूँ, सॉरी ब्रेकफास्ट करने के लिए। लेकिन